दोस्तों नमस्कार। महज चंद घंटे बाकी रह गए और इन चंद घंटों में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या हो अगर ईरान का हॉर्मुज रूट ना खोले? क्या हो अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा जाहिर करते हुए ईरान के जो प्लांट्स एंड मशीनरी और जितने भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको अगर बर्बाद कर देने पे आ गए? क्या हो अगर तेल की जो क्राइसिस हैं जो बढ़ती जा रही हैं, अगर वो एनर्जी क्राइसिस के रूप में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का क्या रेट बचेगा या फिर उसका क्या अस्तित्व होगा? इसके बाद सवाल अगला आता है कि अगर हॉर्मुज रूट नहीं खुलता है तो अब डोनाल्ड ट्रंप अगला एक्शन क्या लेंगे? इसमें महज कुछ घंटे की ही बात रह गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक समय दिया था 6 अप्रैल का, उसको बढ़ा करके उन्होंने 7 अप्रैल कर दिया था, जो कि रात के 8 बजे तक भारतीय समयानुसार। लेकिन इस बीच में एक दिन का समय जो इन्होंने 6 से 7 का किया है, यानी कि 24 आवर्स को समय जो या फिर मोहलत बोल सकते हैं ईरान को जो दिया है, ये क्या चाहते हैं? क्या वो एक नई तरीके से कुछ नई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं या फिर ईरान को एक तरीके से निगोशिएशन करने के लिए कुछ समय देना चाहते हैं जिसमें कि ईरान अपना एक तरीके से समय ले, कुछ चीज़ों को सोच विचार करे और फिर एक तरीके से आगे बढ़े? और अगर वो हॉर्मुज स्ट्रेट पे अगर कोई बात करता है तो फिर इस पे बात होती है, अदरवाइज फिर दूसरा ऑप्शन है जो कि एक तरीके से वार के साथ में जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कोर्स सिग्नल में। आइए इसके बारे में अब चीज़ों को डिटेल से थोड़ा समझते हैं। बहुत सारे सवाल एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कि अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हुआ यूँ है कि पिछले जो डेवलपमेंट्स जो अभी रिसेंटली हुई हैं, इसमें 21 तारीख यानी कि 21 ऑफ मार्च यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, लेकिन वहाँ पर ईरान ने कम्प्लीटली मना कर दिया। इसके बाद का फिर समय आया 23 मार्च का, वहाँ पर फिर अगेन यही सेम स्टोरी चली। लेकिन वहाँ पर क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको 5 डेज़ का पॉज दे दिया कि वॉर में 5 डेज़ का पॉज होता है। इसके बाद उन्होंने भी यहाँ पर सेम स्टोरी कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को आप खोलेंगे। लेकिन जब 5 दिन वहाँ से मिला यानी कि 28 को ये समय ख़त्म हो रहा था, लेकिन उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 26 तारीख को इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम आपको 10 डेज़ का और समय देते हैं, यानी कि 26 से लेकर के अगले 6 तारीख जो कि 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल तक के इन्होंने डेट दिया, यानी कि कहा कि अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलते हैं तो इसके फिर बीच में जो आपके इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसका जो समय था 6 तारीख को ख़त्म होने से पहले ही, यानी कि 4 तारीख को इन्होंने दोबारा फिर एक अल्टीमेटम दिया जिसमें कि इन्होंने 48 आवर्स का समय दे दिया और इन्होंने बोला कि अगले 48 घंटे यानी कि 6 तारीख की बात करती, क्योंकि इन्होंने 4 तारीख को समय दिया था कि आप इन सारी चीज़ों को खोल दो, अदरवाइज आपके ब्रिजेस एंड प्लांट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम सभी को तबाह कर देंगे। यहाँ पर फिर ईरान अपनी बातों पर अडिग रहा कि चाहे आप जो भी कर लो, हम हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेंगे। अब उसके बाद फिर लास्ट में क्या हुआ कि जब ये 6 तारीख से थोड़े टाइम पहले, यानी कि 6 तारीख जो कि कल का समय था, उससे थोड़ा समय पहले यानी कि 4-5 घंटे पहले इन्होंने एक नई डेट लाइन दी थी जिसको कि इन्होंने 24 आवर्स से एक्सटेंड करके अब 7 तारीख को कर दिया। 7 तारीख की डेट में क्या हो गया कि अब रात 8 बजे, यानी कि जो आज के समय है 7 तारीख, अब बस इससे कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं और इसके बाद क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा बताया जाता है कि अगर ईरान अगर किसी भी तरीके से किसी भी फैसले या नतीजों पर नहीं पहुंचता है तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा माना जाता है कि इनके पास लगभग 3 आवर का और भी समय होगा, जो कि 3 घंटे में ही अपने टॉप मिलिट्री या टॉप ऑफिशियल्स से बात करेंगे। हो सकता है कि इसमें पेंटागन के जो टॉप लेवल के जो इनके अपर लेवल पे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी तीनों सेनाओं के जो भी इनके अध्यक्ष हैं या फिर जो चीफ हैं वो सारे हों। इसमें रक्षा जो सचिव जिसको कि अब वॉर सेक्रेटरी कहा जाता है, पीट हैग्सेथ, वो भी हों। तो इस तरीके से इनकी पूरी एक काफ़ी लोगों की जो इनके टॉप लेवल पे जो भी लोग हैं उन सभी का एक मीटिंग होगी और उसके बाद ये फैसले लिए जाएंगे कि अब अगला जो है, अब हमारा अगला प्लान क्या होगा, आगे का रोड मैप क्या होगा, क्या हम अटैक करने के मोड में हैं या फिर हम नहीं हैं, वॉटेवर जो भी होगा। अब इसमें एक बात और भी निकल के आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बीच में इधर की आजकल की ही गतिविधि में ये भी आ रहा है कि कुछ देश, कुछ कंट्रीज जैसे कि टर्की है, पाकिस्तान है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि ये चाहते हैं कि इसमें कुछ बीच का एक रास्ता निकाला जाए और उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया है जिसमें कि 45 डेज़ यानी कि 45 दिन का एक वॉर का पॉज देने की बात कर रहे हैं। उन 45 डेज़ में क्या हुआ कि उन्होंने कम्प्लीटली एक तरीके से सीज फायर की बात रखी है। उसके बीच में एक नए तरीके से सारी चीज़ें आए, सारी चीज़ें को रिव्यू किया जाएगा
वो ईरान से भी बात कर रहे हैं और यूएस से भी बात कर रहे हैं, ताकि जो बीच का जो प्रॉब्लम है, जो एक एनर्जी क्राइसिस जो बीच में खड़ा हो गया है, जिसको भी पूरी दुनिया झेल रही है, इससे निजात पाने के लिए इन्होंने एक नया एक तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। लेकिन उस पर अभी क्या है कि इस पर किसी तरीके से सहमति ना तो ईरान की साइड से बनी है, ना ही यूएस के साइड से बनी है। हालांकि ये कंट्रीज़ जो हैं, कुछ कंट्रीज़ जो बिल्कुल कोशिश कर रही हैं कि इनके बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं। नेक्स्ट जो चीज़ों की अगर हम बात करें, अगर हम इसको डीपली समझने की कोशिश करें कि ईरान हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट जो है उस पर क्यों इतना अडिग है कि मैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको नहीं खोलूँगा। सबसे पहले तो एक बार हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में ये समझ लेते हैं कि ये जो है पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% के बीच में जो इनका जो ऑयल सप्लाई है, गैस सप्लाई है, जो एनर्जी की जो सारी चीज़ें हैं, लगभग यहाँ से ही कंट्रोल होती हैं। तो अब आप ये मानिए कि यहाँ पे जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी बीच के कंट्रीज़ हैं, ये सभी कंट्रीज इसी में फॉल करते हैं। मिडिल ईस्ट का मतलब ये हो गया जिसमें कि सऊदी अरब आता है, जो कि इस बीच में सबसे बड़ा एक तरीके से एक्सपोर्टिंग कंट्री है। उसके बाद ईरान का नंबर है, इसके बाद फिर ईरान है, फिर इसके बाद जो कुवैत, कतर एंड बहरीन, यूएई, ये सारी कंट्री जो हैं एक तरीके से इसी के रेंज में आती हैं। और चूँकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरीके से आगे चल करके क्लोज्ड एक तरीके का पैसेज है, जो कि आगे किसी सी या फिर अगला जो कोई भी ओशियन में वो उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे जो भी इनके शिप के टैंकर हैं, जो भी ऑयल टैंकर हैं, गैस के जो टैंकर हैं, वो सारे यहीं से होकर के निकलते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर एरिया जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि 33 किलोमीटर ही वाइड है पर्टिकुलर जहाँ पे स्पेस है, और जिसमें से मात्र केवल 3 किलोमीटर का ही एरिया जो है वो नेविगेबल है, यानी कि आप उसी बीच से ही केवल आप शिप्स को लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनकी एक डेप्थ होती है पर्टिकुलरली। जब आप बड़ी आप देखेंगे कि वीएलसीसी जो बड़ी सी जो शिप होती है, जो कार्गो शिप हो या फिर जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, उनकी एक चूँकि डेप्थ काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ होती है, तो इसलिए इनका जो नेविगेबल एरिया वो मात्र 3 किलोमीटर में ही, जिससे कि वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो एक बहुत ही नैरो और बहुत ही संकरा सा एरिया बचता है, जो कि जहाज़ों के लिए स्पेस के रूप में काम करता है। तो अब क्या है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पे तो एक तरीके से ईरान का वहाँ पे ऑलरेडी एक तरीके कब्जा बना के बैठा हुआ है कि अगर आप वहाँ से जाते हैं तो आपके ऊपर हम किसी तरीके से अगर अपने बलपूर्वक अगर प्रवेश करने की कोशिश किया वहाँ से निकलने की, तो हम अपने मिसाइलों से और प्लस उसने जो सी माइंस लगा रखे हैं वहाँ से भी उसकी चेकिंग चल रही है। एक और है कि वहाँ पे जो इन्होंने इसके स्पीड बोट भी रखी हुई है, वहाँ पर इनके आईआरजीसी के जो भी इनके जो सिपाही हैं, जो भी इनके फोर्स हैं, वो आईआरजीसी से उसकी पूरी तहकीकात करते रहते हैं कि कोई भी जो टैंकर है या कोई शिप है वो वहाँ से विदाउट परमिशन ना निकल पाए। अभी बीच में ये भी हुआ था कि पीछे पाकिस्तान का एक शिप इसी तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, जिसको कि इन लोगों ने रोक लिया था, रोक करके उसको पीछे की तरफ फिर लौटा दिया। तो हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल पोजीशन पे है, जहाँ पर कि इन सारी चीज़ों का कंट्रोलिंग होता है। अगर आप एशिया और प्लस साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे या फिर चाइना की बात करेंगे, जापान की बात करें, तो इनकी एक्सपोर्टिंग जो है यहाँ से करीब 60 से लगभग 90% के बीच में यहाँ से होता है। तो अगर इन सारी कंट्रीज़ प्लस इंडिया प्लस ये जितनी भी इधर के साइड के कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इवन ऑस्ट्रेलिया तक की बात करें, तो ये सारा का सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से केवल इन्हीं का नहीं है, इसके अलावा यहाँ से जो फर्टिलाइजर्स भी आते हैं वो भी इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो कि मिडिल ईस्ट के ही साइड से आता है। हीलियम की सप्लाई जो होती है मिडिल ईस्ट के साइड से, जो कतर का जो वहाँ पर गैस का जो बेस है वहीं से आता है। दूसरा अभी एक और चीज़ आया है कि इसमें जो ईरान के 3 जो इनके बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स हैं, जिसमें कि 3 नाम है, जिसमें एक तो पहला हमास है, दूसरा हिजबुल्ला है और तीसरा जो है हुतीज़ है। यानी कि ईरान जो काम करता है अपने 3 एच पे काम करता है, 3 एच पे। पहला वही हमास, हिजबुल्ला एंड हुतीज़। तो हमास है एक तरीके से फ़िलिस्तीन के अंदर में बैठी हुई एक तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि यूएस जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। हिजबुल्ला जो है वो लेबनान में है और हुतीज़ जो है यह यमन में है। यमन अब एक तरीके से देखिए कि ये भी एक तरीके की बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पोजीशन पे बैठा हुआ है जो हुतीज़ हैं। जो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली यमन का जो लोकेशन है वो एक तरीके से जो स्वेज कनाल से होते हुए जो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से जो लाल सागर के बीच में जोड़ता हुआ जो रास्ता आता है, और लाल सागर के बिल्कुल एंड पे, मतलब आप बोल सकते हैं नॉट बीच में, कि जहाँ एंड पे बाबल मंडप, ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर कि हुतीज़ बैठे हुए हैं। और ये इनफैक्ट हॉर्मुज स्ट्रेट से भी नैरो पैसेज है, और यहाँ पर लगभग बोलते हैं कि 25 किलोमीटर का ही लगभग स्पेस है जहाँ से कि जहाज़ों का एक तरीके से आवाजाही होता है। तो अब आप देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है एक तरीके का लगभग वो 20 से 25% का एरिया कवर कर रहा है पूरे वर्ल्ड का, जो ऑयल सप्लाई एंड ये जो भी एनर्जी वाली चीज़ें हैं वहाँ से जो होकर जा रही हैं।
और जो यहाँ पर जो सप्लाई की जो सारी चीज़ें वो लगभग यहाँ पर 10 से 15% के बीच में यहाँ भी फॉल करती हैं। तो लगभग दोनों मिला करके देखा जाए तो वर्ल्ड का टोटल जो सप्लाई का जो सिस्टम है यहाँ पे 35% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो अब आप इस तरीके के इस चीज़ को आप ये सोच सकते हैं कि 35% कंट्रीब्यूशन केवल हॉर्मुज स्ट्रेट एंड बाबल मंडप जो पर्टिकुलर दो जो साइट्स हैं, जैसे कि आप ये मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ से जब होकर के निकलता है तो कितना ही ज़्यादा वर्ल्ड का एक तरीके का पर्टिकुलर थोड़ी सी जगह में ही लगभग ये दोनों के बीच का गैप 2000 से 2500 के बीच में पड़ेगा। अब यहाँ से होकर के ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर किसी के लिए भी या फिर किसी कंट्री के लिए अगर इन दोनों चीज़ों पर अगर कंट्रोल कर ले तो वो पूरी दुनिया को एक तरीके से परेशान कर सकता है। ये चीज़ें देखने में जितनी ईजी लगती हैं वो इतनी है नहीं, क्योंकि इधर जो अभी मैंने बात की कि जैसे जो एशियाई कंट्री हैं उनका सारा का सारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से अफेक्टेड हो जाता है। इनफैक्ट आप ये बोलेंगे कि जब बाबल जो मंडप है जो रेड सी के थ्रू से जितने भी यूरोप में जितने भी ट्रेड होते हैं, जो कि एशिया की साइड से जितने भी इधर से ट्रेड जाते हैं वो सारे इसी रूट से होकर के जाते हैं, तो यूरोपियन ट्रेड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा। तो ईरान क्या है कि एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे स्टेट जो हॉर्मुज है उस पर कंट्रोल किया हुआ है। उसके जो क्लोजली एसोसिएट्स जो हूतीज़ हैं, हूतीज़ भी यहाँ पे अमन में बैठे हैं। अब क्या है कि इन दोनों ने, ये हूतीज़ ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपने ईरान के ऊपर एक भी मिसाइल मारी, मतलब उसने अमेरिका को बोला है कि अगर आपने ईरान के ऊपर एक भी मिसाइल मारी या फिर ईरान के ऊपर जरा भी हमला किया तो हम यहाँ से बाबल मंडप को हम बंद कर देंगे या फिर वहाँ से निकलने वाली शिप्स और टैंकर को हम अपना निशाना बनाएंगे। तो अब ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के क्या है कि यहीं से उसकी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि मिडिल ईस्ट एरिया में जितने भी हैं उसके बहुत सारे जो उसके पर्टिकुलरली जो बेसिस हैं, स्पेशली अगर मिलिट्री बेस की बात करें या फिर इकोनॉमिक बेस, जैसे आप देखते हैं कि जैसे यूएई के अंदर में दुबई है, दुबई एक बहुत ही बड़ा सेंटर अभी रिसेंटली पिछले 20-25 सालों में अब बन चुका है, स्पेशली जब से बुर्ज खलीफा के बनने के बाद, कि यहाँ से क्या है कि एक इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड की एक्टिविटी या फिर रिसेंटली जो है एक ऐसी जगह दुबई को डेवलप कर दिया गया है जो कि स्पेशली टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहाँ पे दुनिया के लगभग हर कंट्री से टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। तो पहले तो यूएई में इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, सऊदी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा कतर, बहरीन, हर जगह पे मतलब जो यूएस के इन्वेस्टमेंट है हर जगह फैले हुए हैं इनके, मतलब इन्वेस्टमेंट जो हर जगह इन्होंने अपने लगा रखे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हैं इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके की सबसे बड़ी तो इनकी जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो कि यूएस बेस्ड है, जैसे अभी टेक कंपनीज़ की बात हुई थी थोड़ा टाइम पहले, इसमें ईरान ने ये भी बोला था कि एक धमकी भी दी थी कि हमारे जो मैंने एक लिस्ट जारी की है, यानी कि ईरान ने 18 कंपनीज़ की लिस्ट जारी की थी जिसमें बोला था कि अगर आप हमारे अगर टॉप ऑफिशियल्स को अगर आप किल करते हैं, असैसिनेट करते हैं, तो हम इन सबको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है वो क्या है कि मोस्टली यूएस बेस्ड ही हैं, तो वहाँ पर इनकी सबकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लगी हुई है। कई सारे यहाँ पर जॉइंट पार्टनरशिप में चीज़ें चल रही हैं जो कि अमेरिका के जो पार्टनरशिप इन सब कंट्रीज़ के अंदर में है। और उसके अलावा जो इनकी मिलिट्री बेस प्लस इनके जो भी इनके आर्मी बेस प्लस कई सारे इनकी फैक्ट्रीज जो बड़ी बड़ी लगी हुई हैं वहाँ पे, कई डेटा सेंटर्स भी हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने जो बेस बना रखा है, तो इस वजह से भी ये जितने भी ईरान के जो भी इनके आईआरजीसी के जो फोर्स हैं या हुतीज़ हैं, ये बार बार यही फिर बोल रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो हम यहाँ कर देंगे। इसके पीछे ये भी है कि ईरान से चूँकि यूएस का डिस्टेंस भी जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है, लगभग वो 11-11,500 किलोमीटर के रेंज तक का है। तो वहाँ से ईरान के पास अभी ऐसी कोई भी मिसाइल नज़र नहीं आई है कि वो यहाँ से मिसाइल लॉन्च करके यूएस तक पहुँचा सके, क्योंकि इसके पीछे आपने सुना होगा कि जस्ट कि डियागो गार्सिया जो कि एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशियन में है, जहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का एक तरीके से वो उपनिवेश है और वहाँ पर उसके मिलिट्री बेस है और प्लस वहाँ पे यूएस के साथ कुछ जॉइंट पार्टनरशिप में भी चीज़ें चलती रहती हैं। वहाँ तक उन्होंने मिसाइल लॉन्च करी थी और ईरान से जो डियागो गार्सिया का डिस्टेंस लगभग 4000 है, वहाँ तक ईरान ने अपनी मिसाइलें पहुँचा दी थी। तो ये एक चीज़ है कि अब इसके बाद से दुनिया की पूरी नज़रें ईरान के उस जो पर्टिकुलर जो मिसाइल जो उन्होंने मारी थी वहाँ पर चली जाती हैं कि क्या 4000 रेंज तक की क्या मिसाइलें इन्होंने रखी हैं। अभी तक ये हो रहा था कि इन्होंने 2000 तक की मिसाइल 2000 किलोमीटर रेंज तक की ही मिसाइलें डेवलप कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग सी होती दिख रही हैं। तो हालांकि फिर भी एक 11,500-12,000 किलोमीटर जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, तो ये मान के चल सकते हैं कि ईरान के पास शायद इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें शायद ना हो। तो इस जगह पे अब ईरान क्या कर रहा है कि जितने भी अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है पहले तो उन पे अभी हमला किया, जितने भी आर्मी के बेसेस हैं जो भी इनके मिलिट्री और जो इनकी कुछ ना कुछ इनकी इंडस्ट्री भी लगी हुई है, तो उस पर हमले किए, जितने टेक कंपनीज थे उस पर ये हमला कर रहा है। तो अब ये है कि वहाँ तो मार नहीं सकता, तो चलो यहाँ पे जो है एटलीस्ट यहाँ से हम चीज़ों को अस्थिर कर सकते हैं
यानी कि अमेरिका के लिए हम परेशानी की एक तरीके से सबब बना सकता है। तो ईरान यहाँ पर एक तरीके का ये गेम खेल रहा है। दूसरे साइड से अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल भी एक तरीके से इन्वॉल्व तो है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा वो एक तरीके से हल्का हल्का बैक स्टेज पे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब यूएस क्या है कि ज़्यादा फ्रंट से आकर के सामने से वो पूरी तरीके से चीज़ों को इंगेज किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसराइल का जो मूड था अभी तक तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से ईरान की जो मिसाइलें जा रही थी तो उसके बाद उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, और उनके जो आयरन डोम, आयरन बीम, जो इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं, जो रडार सिस्टम है और जो इंटरसेप्टर है, वो एक तरीके से फेल होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे अभी जो इनकी बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे तेल अवीव जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसके बारे में देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसाइलें गिरी हैं। इनफैक्ट इजराइल की गवर्नमेंट ने तो वहाँ पर किसी भी तरीके का वीडियो या फुटेज लेने से मना भी कर दिया था। हाईफा एक सिटी है जहाँ पे उनके ऑयल रिफाइनरी है, उस पर भी हमला भी किया हुआ था। यह आज की ही कल की बात है। इसके बाद इनका एक और भी था जिसमें कि डिमोना एंड अरद, इस पर भी अभी हमला किया था ईरान ने। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कई सारी सिटीज़ पे, और साउथ इसराइल है जहाँ पर कि हुतीज़ ने भी मिसाइलें दाग दी थी। तो इसराइल भी क्या है कि एक तरीके से वो 3 फ्रंट से घिर रहा है। एक तो ईरान भी उस पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है, हुतीज़ भी इधर से कर रहे हैं, और तीसरा जो है कि एक तरीके का वहाँ पे हिजबुल्लाह जो है लेबनान में बैठा है, वो भी उस पर हमले कर रहे हैं। तो इसराइल के लिए तो मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो करे तो क्या करे। पहले तो क्या था कि केवल वो डायरेक्टली ईरान को टारगेट कर रहा है, लेकिन उसके जो 2 एसोसिएट्स जो उसके साथ जो चलने लगे, तो एक तरीके से ये बड़ा ही मुश्किल हो गया कि अब वो किसको किसको संभाले। तो वो बस केवल एक यही है कि वो यूएस के साथ साथ बढ़ रहा है, और उसके बाद अब जो भी रिजल्ट्स आ रही हैं तो यूएस को भी झेलना पड़ रहा है, साथ के साथ इसराइल को भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान तो मान नहीं रहा है अपने अटैक करने के मूड से। तो यही सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। अब यही है कि अब देखना ये है कि कल जो है, यानी कि जब ये रात ख़त्म होगी, तब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले क्या होते हैं, आने वाले कल में क्या निकल करके सामने आएगा। क्या ये मिडिल ईस्ट जो है क्या स्थिर रह पाएगा, या फिर अस्थिरता की बिल्कुल चपेट में चला जाएगा। ऑयल क्राइसिस का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आने वाले वक्त में इसका इन्फ्लेशन या फिर जितनी भी सारी चीज़ें हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, या पूरी दुनिया में हर चीज़ के रेट्स बढ़ जाएंगे। तो देखिए अब अगला डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टेप होता है, और इसके बाद ईरान में जो आईआरजीसी है और इनके जो टॉप लेवल के जो सीनियर लीडर्स हैं वो अब क्या डिसीजन लेते हैं। और साथ में इसराइल का भी देखना होगा कि इनका जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो अब इस वॉर को लेकर के उनके क्या फैसले आते हैं। तो अब ये तीनों चीज़ें अब एक तरीके से अब जो है ये रात ख़त्म होने के बाद ही अब कल ही क्लियर हो पाएगा। और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक अगले अपडेट्स के लिए आप फिर से मेरे साथ अब फिर से जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।